परचेज, सेम क्लोजिंग इन्वेंटरी, तो ही आपकी एक्यूरेट कॉस्ट आएगी, अदरवाइज एक्यूरेट नहीं आएगी। उसके बाद आता है आपका लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेबर कॉस्ट बेसिकली इसका भी परसेंटेज रहता है कि 20% होता है, वो भी रेस्टोरेंट के टाइप पे डिपेंड करता है, ठीक है, रेस्टोरेंट की कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में है वो। हम 20 से 30% ले लेते हैं, ठीक है ना, हर रेस्टोरेंट का अलग अलग होता है, ठीक है। लेबर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता ही है कि जितना आप स्टाफ को पेमेंट दे रहे हो मंथली, वो हो गया एक लेबर कॉस्ट, प्लस उसमें आता है बेनिफिट्स क्या दे रहे हो उनको, इंसेंटिव्स क्या दे रहे हो, तो वो सब कुछ लेबर कॉस्ट के अंदर आता है। सब मान लो सैलरी उनकी 10 लाख रुपए है मंथली, सैलरी, सिर्फ सैलरी सैलरी, ठीक है, प्लस इंसेंटिव वो सब मिला के 11 लाख रुपए है मान लो टोटल। अब सेल टोटल यहाँ पे आएगा, टोटल सेल कितनी हुई है, टोटल सेल इंटू 100, ये आ जाएगा आपको परसेंटेज में। उसके बाद बेवरेजेस कॉस्ट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? इसका भी सेम फॉर्मूला है कि जितनी कंजप्शन उस बेवरेजेस को बनाने में लगी है, वो, जैसे मान लो उसकी कंजप्शन 10 लाख रुपए की है मान लो, या 5 लाख रुपए की है, ठीक है, सेल, टोटल सेल मतलब सिर्फ बेवरेजेस सेल, ठीक है, बेवरेजेस सेल इंटू 100 इक्वल टू आपकी बेवरेजेस कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद अब आपको समझना पड़ेगा कि एक मेन्यू आइटम की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। सपोज आप एक दाल मखनी बना रहे हो मान लो, ठीक है, तो दाल मखनी बनाने में क्या क्या चाहिए होता है, इंग्रेडिएंट्स, इसका एक फॉर्मेट है, इंग्रेडिएंट्स, सीरियल नंबर यहाँ पे लिख दिया, इंग्रेडिएंट्स लिख दिया, यहाँ पे आ गया यूनिट लाइक क्या क्या चीज़ ग्राम में आ रही है, किलो में आ रही है और लीटर में आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी उसको बनाने में लग रही है। उसके बाद उसका मार्केट प्राइस क्या है, ठीक है। उसके बाद हर चीज़ का यील्ड निकालना होता है। उसके बाद रियल कॉस्ट, उसके बाद है जो आपका ये आएगा रियल कॉस्ट डिवाइड गुणा क्वांटिटी। ये आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, मैंने अपलोड करके काफ़ी, तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है। तब जाके आपकी एक रेसिपी कॉस्ट निकलती है या एक मेन्यू आइटम कॉस्ट निकलती है। ये जब आप रेसिपी लाइक जब आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो हर चीज़ को, स्टैंडर्ड बना रहे हो, तब ये सब चीज़ें आपको हर एक रेसिपी का करना पड़ेगा, हर एक डिश का करना पड़ेगा, ताकि कोई नया बंदा आए तो इनको सीख सके। जैसे मैंने यील्ड का ही बताया था कि यील्ड का एक फॉर्मूला होता है, यील्ड यूजेबल पार्ट, यूजेबल यूजेबल कितना है, यूजेबल वेट इनटू टोटल वेट लाइक डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100, ठीक है। कोई सपोज आपने प्याज प्याज का हम यील्ड निकालना है, आपको हर एक वेजिटेबल का, हर एक चीज़ का आपको यील्ड निकालना पड़ेगा। अब राइस, रॉ राइस का वेट अलग होता है, बॉइल्ड राइस का 1 किलो का ही वेट चेंज हो जाता है, मोस्टली 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो वो यील्ड कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज 1 किलो में 12 पोर्शन निकल रहे हैं, लेकिन लोग क्या गलती करते हैं कि 1 किलो रॉ राइस से ही वेट डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन विच इज़ रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। तो ये एक फॉर्मूला है, एक एक चीज़ आपको लिख के ही करना पड़ेगा, तभी डॉक्यूमेंट हो पाएगा। उसके बाद आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपका पर डिश भी हो सकता है या एक ओवरऑल मंथ का भी हो सकता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉक्स, कॉक्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये हो गया एक पर डिश का, ठीक है। सेम चीज़ आपका जब आप पूरा मंथ का निकालोगे तो नेट सेल माइनस कितने की कंजप्शन हुई है, लाइक वही कॉक्स, ठीक है, इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। जब आप मंथली निकाल रहे हो तब ये चाहिए होता है आपको। उसके बाद कुछ चीज़ें जो आपको खुद से बनाने पड़ेंगी, या तो आप बना सकते हो, अदरवाइज आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैंने लाइक काफ़ी एक्सेल फाइल्स बना रखी हैं कि ओपनिंग लिस्ट, ओपनिंग चेकलिस्ट। जब आप रेस्टोरेंट रन कर रहे हो, कैफ़े रन कर रहे हो, होटल रन कर रहे हो, तो मोस्टली ये चीज़ होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि कोई भी स्टाफ गया तो सबकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको चेक करने के लिए सीनियर्स होते हैं, ठीक है। बट चेकलिस्ट रहेंगी तो किसी से आप काम करवा रहे हो तो आपको ये पता है, उसको आपने दे दिया फर्रा है भाई कि ये चेकलिस्ट है, ये शाम को डन मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेता हूँ, जैसे किचन में एक मीज़ा पिला की एक लिस्ट हम दे देते हैं कि भाई ये रात का माल ख़त्म हो गया, सुबह बंदा बना के दे देगा, या फिर उसको डेली चेक करना है कि ये आइटम
मेरे पास बना हुआ है कि नहीं है, सुबह आके डेली, ये होता है, ठीक है। तो हर चीज़ की ओपनिंग चेकलिस्ट, क्लोजिंग चेकलिस्ट होती है। क्लोजिंग चेकलिस्ट, चाहे वो रेस्टोरेंट, ओवरऑल रेस्टोरेंट की हो, ओवरऑल कैफ़े की हो, कि जब हम घुसे तो लाइट ऑन कर दी, सफाई वफाई सब करवाया, चीज़ें हर चीज़ का मतलब ए टू जेड रेस्टोरेंट को चलाने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो सब, हर चीज़ का चेकलिस्ट होता है। चाहे वो क्लीनिंग का हो, क्लीनिंग मतलब सिर्फ रेस्टोरेंट क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग, रूम्स क्लीनिंग, हर चीज़ का क्लीनिंग चेकलिस्ट होता है, ठीक है। सेम चेकलिस्ट आपका फूड सेफ्टी का होता है। फूड सेफ्टी लाइक कोई भी चीज़ एक्सपायर हो रही है नहीं हो रही है उसकी भी चेकलिस्ट होती है, ख़राब हो रही है, ये सब के फॉर्मेट्स आपके पास होने चाहिए। चाहे वो आपका वेस्टेज ट्रैक करना हो कि हमारे रेस्टोरेंट में, कैफ़े में कितना सामान ख़राब हो रहा है मंथली, तो वो ट्रैक करने के लिए आप एक फॉर्मेट बना सकते हो कि डेट वाइज आज कोई भी चीज़ ख़राब हो गई, वो लिख दिया कि उसने आज हमारा कोई भी डिश ख़राब हुई, ठीक है, जो बनाई है वो डिश ख़राब हुई तो उसने लिख दिया कि ये डिश ख़राब हुई, उसने रिमार्क कर दिया कि ये इस वजह से ख़राब हुई, ठीक है। इससे ट्रैक कर पाओगे कि मंथली कितनी वेस्टेज हो रही है आपकी, या ओवर प्रोडक्शन हो गई, या कोई टेबल पे की चीज़ वो फिर वापस आ गई, तो वो भी आपका वेस्टेज में आ गया ना। तो वो सब ट्रैक करोगे तो आपको पता चलेगा मंथली कि वेस्टेज में कितना खर्चा हो रहा है आपका। तो बात आती है पोर्शन साइज़ की। पोर्शन साइज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोर्शन साइज़ मैंने काफ़ी वीडियोस डाल रखी हैं इस चीज़ की लेके, कि जब आप चीज़ों को स्टैंडर्डाइज्ड करते हो, ठीक है, तो आप हर चीज़ का एक पोर्शन साइज़ रखते हो, एक स्टैंडर्ड पोर्शन साइज़ रखते हो, जिससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। कि कोई चीज़ अगर सपोज़ कोई चीज़ एपेटाइज़र हमारा 250 ग्राम जा रहा है, 250 से 300 ग्राम जा रहा है, या 300 ग्राम ही जा रहा है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट टाइम भी 300 ग्राम जाए कि गेस्ट कभी भी आए उसको 300 ग्राम ही मिले। उससे क्या है, उसको ये नहीं लगेगा कि भाई मेरे को पहले 5 पीस दिए, अब 3 पीस दे रहे हैं, कभी 6 पीस दिए, तो उसको इनकंसिस्टेंट चीज़ें मिलेंगी। तो पोर्शन साइज़ बहुत ज़रूरी है जानना, और इसकी भी आप इसको भी आप स्टैंडर्डाइज़ कर सकते हो, और करना भी चाहिए, ठीक है। अब आती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं किसी भी डिश का? सेलिंग प्राइस सबका निकालने का तरीका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, एक लेकिन बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। रेस्टोरेंट का अलग है, एक रेस्टोरेंट का अलग है, कैफ़े का थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है, होटल का पूरा ही अलग है, होटल का पूरा ही अलग है। कि रेस्टोरेंट और कैफ़े सिर्फ और सिर्फ फूड बिजनेस है, सिर्फ और सिर्फ खाने पे चलते हैं, खाने पे और पीने पे। लेकिन होटल के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से वो कमा सकते हैं, उनके पास रूम्स वगैरह लगाने के होते हैं, बैंक्वेट्स होते हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ फूड का ही है ज़्यादातर, ठीक है। इनको एक प्राइसिंग अच्छा रखना पड़ता है कंपेयर टू होटल्स। तो हम समझते हैं सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। आपने एक डिश का निकाला, कॉक्स निकाल के रख लिया, जैसे मैंने आगे फॉर्मेट बता रखा है, कॉक्स निकाल के रख लिया, ठीक है, कि एक डिश को बनाने में हमें 120 रुपये का खर्चा आ रहा है, मान लो 120 रुपये एक डिश को बनाने में खर्चा आ रहा है, मान लो, ठीक है, हम बटर चिकन का ले लेते हैं, चलो, तो बनाने में हम 120 रुपये खर्चा आ रहा है, ठीक है। अब इसका सेलिंग प्राइस क्या रखना चाहिए मेरे को, तो मैं मान लेता हूँ ये 30% है हमारा, ठीक है, 30% हमारा जो है इसका फूड कॉस्ट टारगेट है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे 120 रुपये डिवाइडेड बाई 30%। जब इसको ये करोगे आप तो इसका 400 रुपीज़ आएगा। ये एक तरीका हो गया उसको सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब रेस्टोरेंट में बेवरेजेस का अलग है और फूड का अलग है, ये एक बेसिक फॉर्मूला हो गया। दूसरा है कि लोग क्या करते हैं ज़्यादातर, इसको गुणा 3 कर देंगे, इस गुणा 3 कर देंगे, इसको गुणा 2.5 कर देते हैं, ठीक है। 3 कर दिया तो कितना आ गया, 380, ऑलमोस्ट सेम। अब ये रेस्टोरेंट की कैटेगरी पे, टाइप पे, या फिर कैफ़े पे, होटल पे वेरी करता है वो किसको कितना प्राइस रखना चाहिए।